एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसको ध्यान से सुने और बात को समझने की कोशिश करें। एक कार है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागी चली जा रही है। उसकी स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो रोड है वो बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी तरफ एक ट्रेन भी जा रही है और उसकी स्पीड भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। अब अचानक क्या दिखाई देता है कि करीब 100 मीटर दूरी पर रोड में या ट्रैक में कोई सामने आ जाता है। अब कार वाले को भी रोकना है और ट्रेन वाले को भी रोकना है। बता सकते हैं क्या दोनों को रोकने के लिए एक समान ब्रेक लगानी पड़ेगी या अलग अलग लगाने पड़ेंगे? इसको एक एग्जाम्पल में और इसी बात को हम बता सकते हैं कि जैसे कार जा रही है और ट्रेन भी जा रही 120 में। अब हमने क्या कर दिया, कार का इंजन ऑफ कर दिया। कार 120 में थी, अब उसको ऑफ कर दिया, ठीक है, मतलब स्विच ऑफ कर दिया। अब वो न्यूट्रल में डाल दी उसको बंद, मतलब अपने आप लुढ़के हुए। और उसी के बिल्कुल उसी टाइम पर हमने ट्रेन के साथ भी यही किया, उसका भी इंजन ऑफ कर दिया, ब्रेक नहीं लगा रहे। अब ये बताना है कि दोनों को बंद करने के बाद ऑटोमेटिक वो कितनी दूर तक लुढ़कती चली जाएंगी। कार ज़्यादा दूर तक लुढ़केगी, रोल करेगी, या फिर ट्रेन करेगी? बताएं। चलो हम तुम्हारा काम आसान करते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं और जो तुम्हारे सामने तुम्हारी डेली लाइफ में तुमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उससे तुमको अनुमान लगेगा। 2 बॉल है हमारे पास, एक है प्लास्टिक की, बिल्कुल प्लास्टिक खिलौने आते, हल्की वाली, बिल्कुल हल्की वाली, अंदर खुखली रहती। और उसी के सेम साइज में एक है आयरन स्फीयर, गोला फेंक प्रतियोगिता का गोला, ठीक है। अब हमने क्या किया कि फर्श में बड़ा हॉल है, अब दोनों को एक समान वेग से, सेम वेलोसिटी से रोल कराया, ठीक है। अब तुमको कहा हमने कि इन दोनों को रोकना है। लुढ़कते तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम सामने खड़े हो। अब हमने कहा दोनों को रोकना है। अलग अलग भी करके देख लिया। एक बार हमने प्लास्टिक की बॉल रोल कराई, हमने कहा रोको, तुमने रोका। दूसरा उसी स्पीड से हमने जो आयरन वाला स्फीयर गोला था उसको हमने रोल करा दिया। अब तुमको कहा रोको। क्या तुम बता सकते हो कि किसको रोकने में ज़्यादा मेहनत लगेगी? आयरन वाले को। नेचुरली आयरन वाले को रोकने में क्या लगेगी? ज़्यादा मेहनत लगेगी। जरा सोच के देखो। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि जो प्लास्टिक वाली बॉल है, मान लो वो 2 मीटर पर सेकेंड है और यही स्पीड किसकी है? आयरन की भी। तो वेलोसिटी तो सेम है। तो अगर कॉमन सेंस से सोचें तो क्या लग सकता है कि हाँ, जब एक बराबर है स्पीड उनकी, तो फिर दोनों में चेंजेस क्या है? इसको रोकने के बदले वैसा भी ले सकते थे कि प्लास्टिक की बॉल हमने लुढ़काई और उसी वेलोसिटी से
लोहे वाली लुढ़काई। अब इसके बाद देखा कि ज्यादा दूरी पर कौन रुकती है। हमने ऐसे जोर से लुढ़काया, उतनी जोर से उसको भी लुढ़काया। क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट में 2 प्रकार की बॉल घरेलू यूज करते हैं, तो कौन सी बॉल ले लेते हैं? कौन सी? प्लास्टिक की ले लेते हैं। वो ऊपर कपड़ा बंधा रहता हरे से कलर की, ठीक है। और दूसरी बॉल ले ली अपन ने कार्क बॉल, ठीक है। अब पूरी ताकत से अपन ने हिट किया, स्ट्रोक लगाया उसमें, तो छक्का मारना किसमें आसान होगा? विचार करो, आंसर सोच के दो। हमने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, अगर तुम प्रैक्टिकली करके देखना, चलो अच्छा, अब इस बात को करके देखना। कौन सा वाला? कि लोहे वाली बॉल है और प्लास्टिक वाली बॉल है, और दोनों को लुढ़काया तुमने, रोल किया, एक समान वेग दिया तुमने। तो जब लोहे वाली को रोकना कठिन है प्लास्टिक से, तो ज्यादा दूर किसको जाना चाहिए? लोहे वाली को जाना चाहिए। प्लास्टिक वाली तो रुक जाएगी, थोड़ी देर में जाके रुक जाएगी। तो जबकि दोनों में वेलोसिटी एक समान दी गई, इसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि प्लास्टिक वाली बॉल पहले रुक रही है और जो लोहे वाली है वो बाद में रुक रही है। अगर हम बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें कहीं ना कहीं रोल मास का है, मतलब द्रव्यमान का है। प्लास्टिक वाली जो बॉल होती है उसका मास क्या होता है? कम होता है, द्रव्यमान कम होता है। और जो लोहे वाली है उसका मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि रुकने, ट्रेन वाला एग्जाम्पल लिया हमने, कार को रोकना आसान होगा, ट्रेन को रोकना कठिन होगा। अगर हम छोड़ दें चालू करके तो ट्रेन ज़्यादा दूर तक जाएगी, कार पहले रुक जाएगी। मतलब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा और सरफेस अगर एक जैसी हो लगभग, तो फिर जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, ठीक है। इसका मतलब फिजिक्स में कोई एक ऐसी चीज़ और है वेलोसिटी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है, जो डिपेंड किस पर करती है? वेलोसिटी पर तो डिपेंड करती ही है, मास पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और इस नई भौतिक राशि को हम संवेग के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। देखो ये किस पर डिपेंड करती है? संवेग को हम डिनोट करते हैं P से। ये डिपेंड करती है m पर और ये डिपेंड करती है v पर, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो मोमेंटम या संवेग का फार्मूला क्या बनेगा? m इंटू v, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, ठीक है। यूनिट अपने मन से निकाल सकते हैं इसकी। अगर SI यूनिट निकालनी है तुमको तो मास की कितनी होगी बोलो? किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो, किलोग्राम, मीटर और सेकेंड की पावर माइनस इनवर्स, ठीक है। और CGS में भी लिखने का मन हो अगर तुम्हारा तो CGS में लिख सकते हो ग्राम, और यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ सेकेंड, ठीक है। हो गया। अगर तुमको डायमेंशन फार्मूला लिखना हो तो m का मतलब तो कैपिटल M होता है और v मतलब होता है L T की -1। ये लो, ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा।
किसका? संवेग का या मोमेंटम का। ठीक है, और इसी को लेकर के गति का द्वितीय नियम बनाया गया है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन ने ही बनाया। क्या कहता है? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। देखो, संवेग परिवर्तन मतलब क्या हुआ? संवेग परिवर्तन मतलब क्या होगा? अब ये m तो कांस्टेंट ही रहेगा। कोई मास बॉडी है तो एक ही बॉडी ली मान लो अपन ने, तो m तो कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि v क्या है? चेंज हो सकता है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर किस पर डिपेंड करती है? जितना हम बल लगाएंगे। सोच के देखो, बल थोड़ा सा लगाया, वेग में परिवर्तन थोड़ा सा आएगा, वेग में परिवर्तन थोड़ा सा आएगा, संवेग में परिवर्तन थोड़ा सा आएगा। अगर हमने बल ज्यादा लगाया तो वेग में परिवर्तन ज्यादा आएगा, वेग में परिवर्तन ज्यादा आया तो संवेग में परिवर्तन भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, या डायरेक्ट फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग फोर्स। लेकिन इसमें एक बात और है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह क्या है? सदिश राशि है। मतलब रियल में इसको ऐसा लिखना चाहिए, P वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। ठीक है, m क्या है? मास है, तो वो स्केलर है, इसलिए उसमें वेक्टर नहीं लगाएंगे। वेक्टर कहाँ लगाएंगे? सिर्फ v में लगाएंगे। तो इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन मतलब कि जो संवेग परिवर्तन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा। सीधी बात, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, जिस दिशा में हम फोर्स अप्लाई करेंगे ना, उसी दिशा में बल भी लगे, संवेग में परिवर्तन आएगा। जैसे देखो, मान लो हमने बल ऐसा लगाया, तो संवेग परिवर्तन भी कैसा होगा? उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये है गति का द्वितीय नियम। ठीक है, अभी इसको और क्लियर करते हैं, और लिख के बतलाते हैं इसमें। देखो, थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये है मास बॉडी, ये देखो यहां पर है, इसमें फोर्स अप्लाई किया हमने, कितना फोर्स अप्लाई किया? F। कितना किया? F। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? मान लो u, और अप्लाई करने के बाद अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बोलो? और इसका जो मास था वो कितना था बोलो? m था। ये पोजीशन A में थी और पोजीशन B में है। ठीक है, तो हम बताना है कि चेंज कितना हुआ, मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। देखो, वेलोसिटी का चेंज हम लिखते हैं डेल्टा v। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें, मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दें। एग्जाम्पल सोच लिया करो, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, अब वो फोर्स अप्लाई करने से 15
स्पीड हो गई उसकी। तो चेंज कितना हुआ? 15 माइनस 10, 5। 10 था तो 15 हो गया ना, ठीक है। 15 माइनस 10 मतलब 5, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है बस, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, ये आएगा डेल्टा v, ठीक है। तो अब और ये सब कितने में हुआ है? इस सबको होने में टाइम कितना खर्च हुआ है? डेल्टा t खर्च हुआ है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि संवेग परिवर्तन कितना होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम, बोलो, डेल्टा p इज इक्वल टू, तुम वैसा भी लिख सकते हो चाहो तो, दो तरीके होंगे, एम बी माइनस एम यू लिख सकते हो। एम कॉमन निकाला तुमने, बी माइनस यू, और ये निकल आया एम, और ये कहलाएगा डेल्टा बी। किसके इक्वल आया ये? डेल्टा पी। तुम चाहे थे तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा बी, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी में चेंज है वो कितना मान लिया है? डेल्टा बी मान लिया है, ठीक है। वेयर डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा। तो ये जो मोमेंटम चेंज हुआ ये कितने टाइम में हुआ? ये टाइम में चेंज हुआ डेल्टा टी टाइम में। फिर हिसाब लगाओ तो अच्छे से हिसाब लगाओ। डेल्टा टी टाइम में चेंज होता है डेल्टा पी। तो रेट मतलब क्या होता है? यूनिट में निकालना, दर। दर का मतलब क्या होता है? यूनिट 1 होता कि नहीं होता? दर या रेट किसके लिए होता है? 1 के लिए। हम बाजार में कहीं जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, कहते हैं भाई रेट बताना। रेट बताना मतलब एक चीज, एक वस्तु कितना है, ठीक है, एक का कितना है उसके हिसाब से ले लेंगे फिर हम। तो रेट मतलब 1। तो 1 के लिए निकाले कितना होगा बोलो? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये मतलब क्या कर दें? डेल्टा पी अगर निकल आया है तो ये क्या है? संवेग परिवर्तन की दर। ये लो, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, F प्रोपोर्शनेट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हुआ? चलो आगे बढ़ो। F बोलो, F प्रोपोर्शनेट डेल्टा पी का मतलब कितना है? है कि नहीं है? ये कुछ पुराना परिचित लगता है क्या? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के बारे में कुछ जानते हो? बोलो क्या है ये? एक्सेलरेशन, त्वरण। भूल गए क्या? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण है, ठीक है। तो यहां पर हम लगा देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? F प्रोपोर्शनेट m इंटू ए, या फिर F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनेट हटाओ तो क्या लिखना पड़ेगा? K कांस्टेंट। K कांस्टेंट वेयर K इज प्रोपोर्शनेटिव कांस्टेंट, समानुपातिक नियतांक है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू 1 ले लें, कितनी ले लें बोलो? 1, तो फिर कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू एम ए। ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्या है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। मतलब गति के, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। शॉर्ट में कभी तुमसे कोई पूछे गति का द्वितीय नियम बताओ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलो, तो तुम्हें बोल देना चाहिए F बराबर एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। अगर तुम शॉर्ट में बोल देते हो तो गलत नहीं है वो, क्योंकि ये किससे निकला? वही पूरा जो बोला अपन ने कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग फोर्स, ठीक है ना। उसी से निकाला अपन ने ये। और
ये एक रिजल्ट है। एफ लिखा है तो साथ में इसकी यूनिट जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। मतलब फोर्स की SI यूनिट क्या होती है बोलो, न्यूटन। न्यूटन और CGS होती है टाइम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 3 मार्क्स में, तो इसको तैयार करके आएंगे, ठीक है। अब कल देखेंगे।